हेलो स्टूडेंट, रिवीजन कक्षा के अंतर्गत आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है दो गौरैया, जिसे लिखा है लेखक भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कहानी और उपन्यास जैसे साहित्य की विधा पर अपनी कलम चलाई है। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी इस शहर में हुआ जो आज पाकिस्तान में स्थित है, और इनका निधन 11 जुलाई 2003 को हुआ। अगर इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में अगर कहा जाए तो इनके तमस इस उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ बाल कहानियाँ लिखी हैं जो बच्चों की मनोवैज्ञानिकता को दर्शाती हैं। आज उसी श्रृंखला की एक कहानी दो गौरैया जो हमारे दूरवा पाठ्य पुस्तक में रखी गई है उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो इस पाठ का अध्ययन हमने इसके पूर्व में किया है, लेकिन फिर से आज हम इसको दोहराने जा रहे हैं। देखते हैं पाठ दो गौरैया। इस पाठ की विशेष बात अगर बतानी है तो इस कहानी में एक पात्र के रूप में लेखक मौजूद है। इस कहानी के में एक छोटा बच्चा है जो अपने परिवार की कहानी आपको बता रहा है कि उसके घर में कौन कौन है, उसके माता पिता कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, ये सारी बातें वो बता रहा है। इसलिए हमें कहानी पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कोई हमें कहानी सुना रहा है। इस पद्धति से इस कहानी को यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले लेखक अर्थात इस कहानी का छोटा बच्चा लड़का अपने घर के बारे में बता रहा है। क्या कहता है? हम घर में 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। यहाँ मैं यानी कि वह छोटा लड़का। पर पिताजी कहते हैं यह घर तो सराय बना हुआ है। सराय अर्थात मुसाफिर खाना या यात्रियों के रहने के लिए बनाई गई एक जगह है जहाँ पर लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर लेखक के पिताजी क्या कह रहे हैं कि ये हमारा घर नहीं, क्या बना हुआ है? सराय, जहाँ आए दिन कोई न कोई आता है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसा उनके पिताजी ने क्यों कहा। लेखक कहते हैं वैसे तो हम यहाँ घर में 3 ही लोग हैं, परंतु हम तो जैसे रहते हैं इस घर में जैसे हम मेहमान हो और इस घर के मालिक कोई दूसरे हैं। ऐसा क्यों? तो उनके आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डालते हैं। डेरा डालना यानी अस्थायी निवास करना, कुछ दिनों के लिए वहां पर पेड़ों पर अपना घर बनाना, फिर वहां से मन उचट गया कि वहां से चले जाना। जो भी पक्षी पहाड़ियों की घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है तो पिताजी कहते हैं मानो वो हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो, और इसीलिए वो सीधे हमारे घर पर ही आ जाते हैं। क्योंकि इनके घर के आंगन में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, जिसके कारण बहुत सारे पशु पक्षियों का यहाँ पर डेरा लगा हुआ होता है। और इस बात से घर के पिताजी काफी खुश नहीं हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा घर नहीं सराय है, क्योंकि यहाँ पर अनचाहे मेहमानों की तरह, बिन बुलाए मेहमानों की तरह ये सारे पक्षी न जाने कहाँ से उड़कर हमारे घर के आंगन में ही आ जाते हैं। दूसरी बात पता चलती है कि लेखक का घर कहाँ है? लेखक का घर दिल्ली में है। अब पिताजी आगे कहते हैं कि यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, तो कभी तरह तरह की गौरैया। आपने तोता इस पक्षी को देखा है, आप कौवे को भी जानते हैं। गौरैया ये चिड़िया के समान ही प्रजाति का एक पक्षी है जो हमारे महाराष्ट्र में नहीं परंतु भारत के अन्य प्रांतों में पाया जाता है। जिसके बारे में विशेष बात यह है कि गौरैया का दिखना कई प्रांतों में शुभ माना जाता है तो कई प्रांतों में इसे अशुभ भी माना जाता है। तो लेखक के आंगन में तरह तरह के पक्षी आते हैं, उसमें गौरैया नाम का पक्षी भी आता है। और सभी पक्षी जब
कानों के पर्दे फट जाते हैं। तो कानों के पर्दे फट जाना यानी कि बहुत ज्यादा कोलाहल होना। और लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पक्षियों का चहकना चिल्लाना लगता है और कुछ लोगों को वो मधुर गीत सा लगता है। अब लेखक आगे कहते हैं कि ये तो हो गया घर के बाहर का हाल, पर घर के अंदर का हाल तो इससे भी बुरा है, क्योंकि घर में 20 चूहे बसते हैं। 20 अर्थात 20 से भी अधिक चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते हैं और जो धमाचौकड़ी मचाते हैं। आजकल आपके घर में, आप सभी लोग घर में हैं, सारे भाई बहन सभी एक साथ हैं, तो आपके घर में भी बहुत सारी धमाचौकड़ी मस्ती शरारतें चल रही होंगी, जिसके कारण घर में एक तरह का शोर मचता होगा। और उसी प्रकार का धमाचौकड़ी, उसी प्रकार का शोर घर के चूहे मचाते हैं। हम लोग ठीक तरीके से सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे ही रात होती है सब तरफ सन्नाटा छा जाता है, तो अचानक कहीं से बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं और अलग अलग तरह की आवाजें कमरों से आने लगती हैं। साथ ही लेखक कहते हैं, लेखक ने काफी निरीक्षण किया है इन चूहों का, इसलिए वो क्या कहते हैं कि हमारे घर में एक चूहा है जो हमेशा अंगीठी के पास बैठना पसंद करता है। अंगीठी यानी आग जलाने का बर्तन। जब देखो तब वो उस अंगीठी के पास बैठता है, मानो कि उसे सर्दी लगती हो, और वह एक बूढ़ा सा चूहा है और सर्दी से बचने के लिए वो उस अंगीठी के पास रहता है। एक दूसरा चूहा भी है जो हमेशा बाथरूम की टंकी के ऊपर चढ़ा रहता है। ऐसा लगता है मानो उसे गर्मी लग रही हो और इसलिए ठंडक पाने के लिए उस टंकी के आसपास वो रहना पसंद करता है। और इतना क्या कम था कि उनके घर में एक बिल्ली भी आती है। लेखक कहते हैं वो हमारे घर में तो नहीं रहती, पर आते जाते कभी झांक जाती है, अंदर आ जाती है, कभी मन आया तो आ जाती है और कभी मन किया तो फिर जाते समय फिर आऊंगी कहकर वहां से निकल जाती है। अब शाम होती ही 2-3 चमगादड़ कमरों में आर पार पैर फैलाकर कसरत करने लगते हैं और घर में ऐसा लगता है कि घर में कबूतर भी हैं। चमगादड़ भी कसरत करते हैं अर्थात व्यायाम करते रहते हैं। आजकल आप कर रहे हो कि नहीं, घर में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और ये क्या कम थे कि आंगन में कबूतर भी अपनी गुटुर गुटुर करते हैं और उनके गुटुर गुटुर का संगीत दिन भर सुनाई देता है। इतने में ही बस नहीं चलता, तो आगे क्या होता है कि घर में कई छिपकलियां भी हैं, दीवारों पर घूमने वाली छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और तो और चींटियों की तो ऐसी फौज लगी है कि मानो उन्होंने यहाँ पर हमारे घर में ही अपनी छावनी डाले हुए हैं। छावनी अर्थात शिविर, जहाँ पर सेना के रहने का स्थान। जैसे हम जहाँ रहते हैं तो घर कहते हैं, उसी प्रकार जहाँ सेना की रहने की व्यवस्था की जाती है उसे क्या कहा जाता है, छावनी कहा जाता है, और उसका पर्यायी दूसरा शब्द है शिविर। तो ये सारी स्थितियों के कारण लेखक के पिताजी को अपना घर नहीं सराय लगता है और इन सारी स्थितियों से वो काफी चिढ़े हुए रहते हैं। अब एक दिन की घटना का जिक्र यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि अब एक दिन तो 2 गौरैया सीधे घर के अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर हमारा पूरा मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि देखो ये मकान का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण करना पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना कि क्या हमारा मकान उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती हैं तो कभी खिड़की पर। रोशनदान अर्थात घर में रोशनी आने के लिए जो हम खिड़की रखते हैं उसे रोशनदान कहते हैं। और उस दिन वह जैसे आई वैसे चली भी गई। दूसरे दिन हमने देखा, कुछ 2 दिन बाद लेखक कहते हैं कि हमने देखा कि बैठक की छत पर लगे, बैठक अर्थात हमारा हॉल, तो उसके छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपनी बिछावन अर्थात बिछोना डाल दिया है और भी सामान ले आई है और मजे से दोनों गौरैया बैठे गा रही है। जाहिर है उन्हें हमारा घर पसंद आ गया। तो इस स्थिति से तो हम समझ में आ गए कि गौरैया ने उस घर का निरीक्षण क्यों किया, ताकि उन्हें घोंसला बनाना है।
आपको पता है कि चिड़िया, कोई भी चिड़िया घोंसला कब बनाती है? इस बात को पता कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर गौरैया घोंसला क्यों बनाना चाहती थी। माँ और पिताजी उस समय सोफे पर बैठे हुए थे। उनकी ओर देखे जा रहे थे, उस गौरैया की तरफ देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं जंपेगी। पहले ही उड़ा देते तो उड़ जाती, अब इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना दिया है। क्योंकि पहले वो निरीक्षण करने आई तो आपने तो अच्छे से उसको निरीक्षण करने दिया, तब तो कुछ किया नहीं। और पिताजी को चिढ़ाते हुए माँ कह देती कि अब तो वो यहाँ से नहीं जाएगी, अब वो यही रहेगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ कैसे यहाँ रहती है। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी उसे बाहर निकाल आता हूँ। बड़े ही ताव के साथ और गुस्से से पिताजी ने ये बात कही और उनके इस गुस्से को मजाक में लेते हुए माँ ने बड़ी शरारत से कहा, छोड़ो जी, चूहों को तो घर से निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालेंगे। माँ ने ये सारी बातें व्यंग्य में कही। व्यंग्य यानी मजाक उड़ाते हुए कही कि आपसे घर के चूहे भगाना नहीं हुआ और आए बड़े चिड़िया को भगाने वाले। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे। लेखक कहते हैं कि जब जब हमारे घर में ऐसा होता है कि माँ कोई बात व्यंग्य में या मजाक में कहे, तब तब पिताजी उबल पड़ते हैं। उबल पड़ना अर्थात गुस्सा होना और ज्यादा गुस्सा होना। अक्सर आपके घर में भी ये स्थिति होती है, आपके माता पिता के बीच कोई इसी तरह की हंसी मजाक वाली नोक-झोंक चलती रहती है, वो आपने कई बार सुनी होगी। उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर चल रहा है और जिसका मजा यहाँ पर लेखक ले रहा है। वह समझते हैं, पिताजी समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू की बाहें झुलाई, फिर खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाई तो कभी फिर शू शू किया, ताकि क्योंकि पंखे के ऊपर वो बैठी थी और नीचे से वो उसको जाने के लिए कह रहे थे, उड़ाने के लिए शू शू कर रहे थे। गौरैया ने, और ये सब कुछ जब चल रहा था, तब अंदर बैठी गौरैया ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। और इस सारी स्थिति में माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। माँ के हंसने से पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। माँ को, लेखक कहते हैं कि माँ को ऐसे समय में, ऐसे मौके पर हंसी मजाक सोचती हैं। वो पिताजी का मजाक उड़ाने का एक मौका तक नहीं छूटती। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और क्यों नाच रहा है। तब तो पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आया और भी ज्यादा वह क्या करे, चिल्ला, वह और भी ज्यादा उछलने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जाकर बैठ गई। डैना था दूसरा पंखा, दूसरे पंखे के किसी एक पात पर जाकर वह बैठ गई, ताकि क्योंकि पिताजी उनको उड़ाने की कोशिश करने लगे थे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने किन किन बातों को देखा। सबसे पहले हमने देखा कि इस घर में 3 ही लोग हैं, माँ, पिताजी और लेखक। लेखक अपने घर की कहानी आपको सुना रहे हैं। दूसरी बात, लेखक ये बताते हैं कि उनके पिताजी को अपना घर सराय लगता है। तो घर और सराय में क्या अंतर होता है? घर वो जगह होती है जहाँ हम हमारी अपनी होती है, और सराय यहाँ हम हमारा अपना अधिकार नहीं होता, वहाँ हम कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए रुकते हैं। फिर घर में रहने के लिए हमें किसी प्रकार के कोई पैसे या किसी जरूरत नहीं पड़ती, जबकि सराय में रहते हैं तो हमें जरूर सराय के लिए कुछ न कुछ आमदनी या थोड़ा सा रुपए पैसे देना पड़ता है। फिर लेखक बता रहे हैं कि पिताजी ने अपने घर को सराय क्यों कहा, क्योंकि उनके घर में कई सारे पशु पक्षियों का आना जाना लगा रहता है और उनका शोरगुल पिताजी को ज्यादा पसंद नहीं आता है। उसके बाद वह अपने घर के अंदर की बात बता रहे हैं कि कैसे चूहा है, चमगादड़ है, बिल्ली है, चींटियां हैं,
उनके घर में दिखाई देते हैं। मुझे बताइए कि आपके घर में और इस तरह के कौन कौन से प्राणी नजर आते हैं। लेखक के घर में तो इतने सारे थे, इसमें से कोई एक आपके घर में भी होगा, तो पता लगाइए। और उसके बाद उन्होंने गौरैया के घर में आने की घटना का जिक्र यहाँ पर किया कि किस तरीके से गौरैया इस घर में आई। पहले तो उसने निरीक्षण किया और फिर अपना घोंसला यहाँ पर बना दिया। यहाँ तक की कहानी का विश्लेषण हमने कर दिया है। आगे की कहानी का भाग हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।